येदुरप्पा का अभी आपने नाम लिया। येदुरप्पा जी के बारे में कहा जा रहा है कि आपने उनको साइडलाइन कर दिया है। उनको साइडलाइन करके क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, कांग्रेस में रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, और कांग्रेस का व्याख्या है कि राजनीति में सक्रियता का मतलब चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना। मेरी पार्टी का ये नहीं है। येदुरप्पा भी जी आज भी हमारे नेता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सक्रिय सदस्य है। उन्होंने स्वयं उम्र होने के कारण दूसरे को मौका देने का जेस्चर बताया है, और आज भी मुझसे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ अगर कोई कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाने के लिए मेहनत और प्रयास कर रहा है तो वो श्री येदुरप्पा जी कर रहे हैं। क्या ये कहना सही? मगर राजनीति के अंदर सक्रियता की व्याख्या सिर्फ चुनाव लड़ना, ये मेरी पार्टी में नहीं है। ढेर सारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे हैं जो शायद कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु मेरी आइडियोलॉजी के लिए, देश के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वो इतना ही परिश्रम करते हैं जितना मोदी जी करते हैं। ये कहना सही होगा कि आपने उनको कर्नाटक के मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है सुधीर भाई, आप जैसे जर्नलिस्ट राजनीति के अंदर सत्ता के बाहर भी पॉलिटिक्स में बाहर रहकर भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने की बात को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। ये मार्गदर्शक, ये व्यंग्यात्मक शब्द जो है, मैं मानता हूं दूसरी पार्टियों ने इसको सीखना चाहिए। राजनीति के अंदर सिर्फ सत्ता के लिए काम करना है क्या? पार्टी की आइडियोलॉजी कोई चीज नहीं होती है, पार्टी का संगठन कोई चीज नहीं होता है। किस प्रकार की राजनीति हम देश में बनाना चाहते हैं? स्वयं के लिए काम करना हमारी पार्टी की राजनीति नहीं है। हमारी पार्टी में ढेर सारे नेता है जो हंसते हंसते पार्टी के लिए और देश के लिए सालों तक काम करते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं मिलता है। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, बड़ी फौज है ऐसे लोगों की, और मैं एक्नॉलेज करता हूं इस मंच पर से कि आज भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से लेकर 304 सीट पर पहुंची है, तो वो तपस्वी कार्यकर्ताओं के कारण ही पहुंची है, इनके कारण पहुंची। हम जहां बैठे हैं इसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। आपके लिए भी ये दक्षिण भारत का एक गेटवे की तरह है। और कर्नाटक में अगर दक्षिण भारत के राज्यों में मैं जो आंकड़े लेकर आया हूं, लोकसभा की कुल मिलाकर 129 सीटें हैं, जिसमें से आपने 29 जीती थी। और इस बार अगर आपको दोबारा से जो आपने लक्ष्य रखा है अपना, अगर आपको 300 के ऊपर जाना है तो आपको दक्षिण भारत की सीटों में अपनी संख्या ज़रूर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे अमित जी, तो कर्नाटक में आपकी 25 थी और तेलंगाना में 4 थी, बाकी जगह सब जगह शून्य है। तो आपको ऐसा लगता है कि कर्नाटक में इस बार जो आप परफॉर्म करेंगे उससे आपको बाकी के साउथ इंडिया के राज्यों में भी आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे? निश्चित रूप से मैं कर्नाटक भर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और श्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हम भी मानते हैं कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार है। कृपया हमारा समर्थन करिए। कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने वाली है और यहीं से हम दक्षिण के अंदर एंटर करेंगे। अगर मैं वोट शेयर की बात करूं, जो आप बता रहे हैं, कर्नाटक में अगर आप देखें तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे स्टेटस को है। आपका भी वोट शेयर लगभग 36%, 35%, 34% ऐसे रहता है विधानसभा में, और कांग्रेस का भी कंसोलिडेटेड है, 35%, 36% इसके आसपास रहता है। ये सब करने के बाद भी आप कांग्रेस के वोट शेयर को तोड़ क्यों नहीं पाए? अभी भी लगातार कंसिस्टेंटली कंसोलिडेटेड है। नहीं, आप सिर्फ विधानसभा के चुनाव देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हमने 50% को छू लिया है। हाँ, बिल्कुल। आपने लोकसभा की मेरी बात सुनिए ना जी। अब यहां पर डबल इंजन की सरकार के सुफल कर्नाटक की जनता ने देखे भी है, चखे भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव के हमारे वोट शेयर के बीच में जो अंतर है उसको काफी हद तक पाट लेंगे।
और हमारा वोट से निश्चित रूप से बढ़ेगा। एक बात मैं बताता हूं कि 5 चुनाव में से 4 बार और एक बार कह सकते हैं 5 बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, कर्नाटक की जनता की हमें स्वीकृति। एक और खिलाड़ी है इस पूरे खेल में और उसका नाम है जेडीएस, और वो लगातार उसका भी अपना एक अरे भाई, ये 2 खिलाड़ी ही नहीं है, एक ही है। कांग्रेस और जेडीएस में कोई अंतर नहीं है, आप समझ कर चलना। जेडीएस को वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना, क्योंकि चुनाव के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए अपने सारे एमएलए लेकर जेडीएस कांग्रेस के साथ बैठना तय है। गत चुनाव में आप देखिए, कर्नाटक की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाया भारतीय जनता पार्टी को, दूसरे नंबर की पार्टी बनाया कांग्रेस को। जैसे ही चुनाव हुआ, तीसरे नंबर की पार्टी सीधा कांग्रेस की गोदी में बैठी और मुख्यमंत्री बन गए। इसे गोदी पार्टी कह सकते हैं। गोदी पार्टी ही है, कह सकते नहीं है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। कर्नाटक की जनता को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। ये दोनों सत्ता के लिए एक ही होंगे और आपका वोट जाया जाएगा। बेहतर है कि आप सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी को मजबूत करिए और कर्नाटक के अंदर डबल इंजन सरकार बनाइए। अब कल्पना कीजिए कि आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलती, जो कि आज तक आपको कभी नहीं मिली। कोई सवाल ही नहीं है। हम इस बार हम पूर्ण, आप मेरी बात लिख कर रखिएगा, कई बार इसी चैनल पर मैं कहकर गया हूं, चैनल गलत साबित हुई है। इस बार पात्र बदला, हर बार राहुल होते थे, इस बार आप हो। मगर इस बार मैं लिख लेता हूं। मैं आपको कहता हूं कि यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार हमें मिलने वाली है और हाफे मार्च से 15 से 20 सीट हम ज्यादा जीतेंगे। पर फिर भी मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पकड़ोगे ही काउंटिंग के बाद। अमित भाई आप कहते थे क्या हुआ, देख लेना, हाफ वे मार्क से 15 से 20 सीट हम ज्यादा जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपका ये बाइट हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, फिर उस दिन पक्का चलाएंगे। रखिए, पक्का रखिए। लेकिन तो भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मगर जीतने के बाद भी चलाइएगा।